गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वैदिका ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है कक्षा 6 इतिहास की पुस्तक जो है एनसीईआरटी हमारे अतीत भाग 1 आरंभ की है। ये सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। इसका अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड किया है यूट्यूब पे। और आज जो है हम भाग 2 पढ़ेंगे, परंतु भाग 2 आरंभ करने से पहले एक बार जो है पिछला रिवाइज कर लेते हैं। हमने भाग 1 में क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों, भाग 1 में हमने सबसे पहले रशीदा का सवाल देखा कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ। ठीक है। उसके पश्चात हमने देखा कि मनुष्य ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया। नर्मदा नदी के तटों पर रहना शुरू किया। वहाँ क्या करता था, वो आखेटक की ज़िंदगी व्यतीत करता था। आखेटक मतलब शिकारी की ज़िंदगी व्यतीत करता था और फल फूल खाता था। उसके पश्चात हमने देखा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ जो पाकिस्तान में है, वहाँ 8000 वर्ष पूर्व गेहूं तथा जौ की खेती शुरू की गई। मनुष्य ने पशुओं को पालतू बनाना सीखा। उसके पश्चात हमने देखा कि विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। गारो की पहाड़ियों में सबसे पहले कृषि की गई। ठीक है। उसके पश्चात जो है हमने पढ़ा कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास जो है लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है आरंभिक नगरों की स्थापना हुई। गंगा और सोन नदी के आसपास 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। मैंने आपको बताया है कि प्राचीन काल में जो जितने भी नगर फले फूले हैं वो सभी नदियों के किनारे पे ही फले फूले हैं। ठीक है। इसके पश्चात हमने देखा कि प्राचीन काल में मनुष्य यात्राएं क्यों करता था, इस पैरे में हमने देखा। और अगला हमने देखा कि प्राकृतिक सीमा क्या होता है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं बच्चों, प्राकृतिक सीमा वो होता है जिसका निर्माण जो है मनुष्य द्वारा ना करके जो है प्रकृति द्वारा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे जो है गंगा नदी है, ठीक है, सिंधु नदी है, आपका हिमालय पर्वत है, ठीक है, आपका दक्षिण का पठार है, आपका बंगाल की खाड़ी है, आपका अरब सागर है। तो ये सभी क्या है, ये जो है प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई सीमाएं हैं। ठीक है। उसके पश्चात हमने देखा कि हमारे देश का नाम भारत जो है वो भरत नाम का एक समूह है, उस कबीले की वजह से जो है उसका नाम भारत पड़ा। और दूसरा हमने देखा कि जो है इंडस जो है सिंधु नदी को यूनानी और ईरानी लोग जो है वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इसीलिए जो इसका नाम जो है वो इंडिया पड़ा। ठीक है। और इसके पश्चात हमने ये जाना कि हमारी जो सबसे प्राचीन कृति है ऋग्वेद है, और जिसकी रचना कितने साल पहले की गई थी, 3500 वर्ष पहले की गई थी। ठीक है। तो आज हम भाग 2 शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन बच्चों ने भाग 1 नहीं पढ़ा है वो कृपया भाग 1 जो है वो ज़रूर पढ़ें। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अतीत के बारे में बच्चों हम कैसे जान सकते हैं। ठीक है। अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से जान सकते हैं। मतलब सोर्सेज क्या है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कि हम इतिहास को कैसे जान सकते हैं। इसका एक तरीका है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि में प्रयोग होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से निकलना। ठीक है। यानी जो पुस्तकें प्राचीन काल में हाथ से लिखी जाती थी वो क्या कहलाती थी, पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में मिलने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष प्रकार से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। ठीक है। तो ये जो, क्योंकि बच्चों प्राचीन काल में क्या है, जैसे आज आपको कागज़ मिल जाता है, तो प्राचीन काल में कागज़ की खोज नहीं हुई थी, तो मनुष्य ने लिखना आरंभ किया। तो वो कैसे लिखता था, वो जो है भुर्ज की छाल पे लिखता था और ताड़पत्रों पे लिखता था। ठीक है। ताड़पत्रों में बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ जो है, देखिए ये नीचे आपको दर्शाया गया है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी।
किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी ही पांडुलिपि तुम यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ये भुर्ज नामक जो पेड़ है उसकी छाल पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखिए, अब ये पांडुलिपियों का क्या हुआ। ठीक है, इस पैरे में ये दिया गया है, इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट कर दी गई। अब नष्ट किसके द्वारा की गई बच्चों? जैसे आप आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भारत पे बहुत सारे आक्रमण हुए, तो जो इन आक्रमणों के दौरान जो है हमारी बहुत सारी पांडुलिपियाँ जो है वो नष्ट कर दी गई। ठीक है, तो ऐसी ही पांडुलिपियाँ कुछ आज उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। बच्चों, आप सब जानते हैं कि मंदिर क्या होता है, पर मंदिर के बारे में आप जानते हैं, पर विहार क्या होता है? तो विहार उस क्षेत्र को कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। जिस प्रकार हमारे मंदिर होते हैं, तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके क्या होते हैं? विहार होते हैं। ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों तथा राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि के विषय में चर्चा मिलती है। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे ये बता दूँ कि जो प्राचीन काल का जो इतिहास जो हमारा लिखा गया है, प्राचीन काल की जो पुस्तकें लिखी गई है, वो ज़्यादातर पुस्तकें जो है धार्मिक मान्यता, धर्म के आधार पर लिखी गई है। तो इसलिए इसमें हमें पांडुलिपियाँ जो मिलती है वो धार्मिक पांडुलिपियाँ जो है वो ज़्यादा प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी है। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। प्राचीन काल की जो हमारी लैंग्वेज है, प्राचीन, जैसे बच्चों देखो, आज हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा में हम बात करते हैं, या आज की मुख्य भाषा जो है इंग्लिश मानी जाती है कि जो बच्चे इंग्लिश बोलते हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट है या ज़्यादा उच्च श्रेणी के आते हैं। तो उस टाइम पे जो है हमारी जो मुख्य भाषा होती थी वो संस्कृत थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हिंदी का विकास नहीं हुआ था, तो इसलिए जो प्राचीन काल के धार्मिक पुस्तकों की जो भाषा मिलती है वो संस्कृत मिलती है। जबकि कुछ भाषाएं प्राकृतिक और तमिल, जबकि अन्य जो ग्रंथ है वो प्राकृतिक और तमिल है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब इसमें भी दो भाषाओं का मुख्य प्राचीन काल में महत्व रहा है। एक है संस्कृत भाषा। ठीक है, अब बच्चों, जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा जो है वो थी जो गुणी और विद्वान लोग, जैसे राजा थे या पुरोहित थे या उच्च वर्ग था, तो वो लोग करते थे संस्कृत भाषा का प्रयोग। ठीक है, और जो आम इंसान थे, आम इंसान मतलब जो साधारण व्यक्ति थे, जो साधारण व्यक्ति वो करते थे प्राकृत भाषा का प्रयोग। ठीक है, तो ये दोनों भाषाएं जो महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी भारत में संस्कृत और प्राकृत भाषा मिलती है, और जो दक्षिण भारत में जो है हमें तमिल भाषा जो है प्रयोग में देखने को अधिकतर मिलती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। हम अभिलेखों का अध्ययन भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये अंडरलाइन कीजिए। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। उत्कीर्ण होता है खुदे हुए, मिलते हैं, क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, कौन से अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख जो धातु या कठोर पत्थर की सतह पर लिखे हुए मिलते हैं, अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। बच्चों देखिए, ये सब चीज़ें आज के टाइम पे भी मिलती है। जैसे आप कभी भी रोड वाली साइड आपने जब आप जाते हैं तो आपको साइड में माइलस्टोन लिखे हुए मिल जाएंगे आज के टाइम पे भी, कि जैसे मान लीजिए कि शिमला से मनाली कितने किलोमीटर दूर है, तो साइड में पत्थर बने होते हैं, माइलस्टोन्स। तो उसी प्रकार से जो है प्राचीन काल में जो है वो अभिलेख भी इसी प्रकार से लिखे जाते थे। ठीक है, ताकि लोग जो है इन अभिलेखों को पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ प्रकार के अभिलेख ऐसे मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों के कार्यों को भी उत्कीर्ण किया गया है।
ठीक है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों और अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्यों करते थे प्राचीन काल में मनुष्य? क्योंकि उस टाइम पे आज की तरह हमारे मीडिया नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं थे, तो इसीलिए जो मनुष्य जो है अपना जो राजा लोग हैं वो अपना विवरण जो है वो अभिलेखों के द्वारा जो है उनको सुरक्षित रखते थे। ठीक है बच्चों, देखिए ये जो सामने आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये जो है एक अभिलेख की पिक्चर है। ठीक है। ये अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये देखिए सामने दी गई है इसकी डिटेल। ये अभिलेख देखो धातु के ऊपर खुदवाया गया है। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कंधार जो है अफगानिस्तान में एक जगह है जिसे प्राचीन काल में गांधार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। उत्कीर्ण क्या होता है? उत्कीर्ण का अर्थ होता है खुदवाया गया था। ठीक है। इस शासक के बारे में तुम अध्याय का 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं, हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। ठीक है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? हिंदी भाषा का प्रयोग। जैसे आपकी पुस्तक में जो लिखा गया है हिंदी भाषा लिखी गई है, तो ये कौन सी भाषा में कौन सी लिपि में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है देवनागरी में। ठीक है। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली यूनानी तथा अरमाइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है। ये अभिलेख कौन सी लिपियों में लिखा गया है? यूनानी और अरमाइक लिपि में। ठीक है। तो चलते हैं आगे। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लिखवाने के क्या लाभ थे? ठीक है। अभिलेख जो कठोर सतहों पर क्यों लिखवाए जाते थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाई आती थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों ये है कि जब कठोर सतह पे लाभ क्या होते थे कि जो राजा लोग थे, जो शासक थे, वो अपने आदेशों को आसानी से साधारण जनता के बीच पहुंचा सकते थे। ठीक है। तो इसलिए क्या करते थे, क्योंकि उस टाइम पे मीडिया तो नहीं था, न्यूज़पेपर नहीं था, तो वो क्या करते थे, जो उनको अपने आदेश लिखवाने होते थे तो वो क्या करते थे, उनको पत्थरों पर खुदवा देते थे। ठीक है। और इसमें मुश्किल क्या आती थी? मुश्किल ये होती थी कि किसी भी पत्थर पर लिखना या किसी भी धातु की वस्तु पर लिखना जो है बहुत कठिन कार्य होता था। दूसरा क्या होता था कि जो साधारण लोग क्या थे वो अनपढ़ होते थे, तो उनको जो है पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो इसलिए ये इसमें कठिनाई होती थी। तो हर वस्तु का जैसे आपको पता है कि लाभ भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो चलते हैं आगे। इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मनुष्य ने अभिलेख लिखे और पांडुलिपियाँ लिखी। इसके अलावा अनेक ऐसी वस्तुएं हैं जो उस समय में प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद क्या होते हैं? पुरातत्वविद वो होते हैं जो प्राचीन वस्तुओं की अवशेषों की जो है वो खोज करते हैं। ठीक है। पुरातत्वविद अब कैसे कैसे खोज करते हैं? देखिए, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और क्या क्या मिला है हमें प्राचीन काल में, उन सब चीज़ों का जो है अध्ययन करते हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई करते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी कभी प्राकृतिक जो आपदाएं आती है तो क्या होता है, जो ज़मीन में जो वस्तुएं हैं या जो मकान है या जो अवशेष है वो दबते जाते हैं। ठीक है। मान लीजिए किसी इलाके में भूकंप आ गया, तो भूकंप आएगा तो क्या होगा, वो स्थान है वो क्या होगा, मिट्टी में दब जाएगा। यानी मिट्टी उसके ऊपर से एक हिसाब से लेयर बन जाती है। तो इस हिसाब से जो हज़ारों वर्ष होते हैं तो परत दर जो परत है वो बिछती जाती है, और इस प्रकार से क्या होता है, वो जो वस्तुएं हो गई, जैसे अवशेष हो गए, इमारतें हो गए, या मिट्टी की चीज़ें बनी हुई हो गई, या धातु हो गए, पत्थर हो गए, तो वो क्या होता है, ज़मीन में दबते जाते हैं। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, इन स्थानों की खुदाई करते हैं और इन वस्तुओं को ढूंढ निकालते हैं और इतिहास का जो है वो निर्माण करते हैं। ठीक है।
अब इनमें वस्तुओं में क्या क्या हो सकता है? पक्की मिट्टी, इनमें से कुछ वस्तुएं पक्की मिट्टी तथा धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर होते हैं, इसलिए जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि पक्की मिट्टी जो है जल्दी नष्ट नहीं होती है। धातु की कोई भी चीज़ अगर आप मिट्टी में दबा दोगे तो वो कई सालों साल जो है वो नष्ट नहीं होगी। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं, ऐसी वस्तुओं को ढूंढते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। ठीक है। इससे यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जले रह जाते हैं तो वो राख के रूप में बचे रहते हैं। ठीक है। तो इसमें आपको पता है वनस्पति जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती है। ज़्यादा समय मतलब जैसे 1000 वर्ष या लाख वर्ष तक नहीं रह पाती है, क्योंकि जो वनस्पतियां हैं या हड्डियां हैं वो मनुष्य का जैसे शरीर है वो क्या होता है, गल जाता है मिट्टी में। तो इसलिए जो ये पक्की चीज़ें हैं जैसे धातु की मूर्तियां हो गई या पक्की मिट्टी हो गई, तो ये वस्तुएं जो है वो बची रहती हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? क्या लगता है आपको? तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कपड़ा जो है वो बचता नहीं है। कपड़ा भी जिस प्रकार से वनस्पति नष्ट हो जाती है, तो कपड़ों के अवशेष जो है वो कम ही मनुष्यों के पास बचे हुए रह जाते हैं, तो वो भी जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये पुरातत्वविदों को इसके अवशेष नहीं मिलते होंगे। ठीक है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविदों से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि जो जैसे पांडुलिपियाँ हो गई, अभिलेख हो गए, या ये पुरातत्वविदों को जो प्राप्त हो गई जो वस्तुएं हैं जिनका हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो इसके लिए इतिहासकार क्या करते हैं, स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत मतलब सोर्सेज। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, अब इतिहासकार की डेफिनेशन दी, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना रोचक हो जाता है। अब मान लीजिए किसी स्थान की खुदाई हुई, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी शिमला में कोई स्थान है पुराना, तो यदि उस स्थान से खुदाई की पुरातत्वविदों ने और वहाँ पे कोई वस्तुएं उनको प्राप्त हो गई, तो क्या करेंगे, इतिहासकार उन वस्तुओं के आधार पर जो है वो इतिहास की रचना करेगा। ठीक है। तो स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं और अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, इतिहास लिखने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक पुरातत्वविद और इतिहासकार। तो इन्हीं दोनों के कारण जो है हम इतिहास जो है वो पढ़ पाते हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। ऐसा इस तथ्य को की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। अब देखिए, उदाहरण के लिए पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। बच्चों देखिए, इस बारे में बताया गया है कि समाज का जो अलग अलग वर्ग था, उनका जीवन जो है वो अलग अलग था। ठीक है। जैसे राजा और रानियां जो है वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे, बहुत ही अच्छा उनका रहन सहन था, खान पान बहुत अच्छा था। ठीक है।
और उसी तरह जो कृषक है उसको कृषि पर निर्भर रहना पड़ता था, वो थोड़ा गरीब होता था। ठीक है, तो इन दोनों के जीवन में फ़र्क है। तो उसी प्रकार एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि जिस टाइम पे प्राचीन काल में क्या था, भिन्नता पाई जाती थी जीवन में, उसी प्रकार जो है आज के समाज में भी भिन्नता पाई जाती है। अब देखिए, अंडमान और निकोबार नामक एक स्थान का इसमें जिक्र किया गया है। अंडमान और निकोबार स्थान जो है भारत का ही एक अंग है, और ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, समुद्र है, तो समुद्र में मुख्यतः आपको क्या प्राप्त होगा? मछलियाँ प्राप्त होगी। तो वहाँ के लोग जो है वो आज भी मछलियाँ पकड़कर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं, क्योंकि वहाँ पर कृषि उतनी अधिक नहीं होती है। जबकि यदि हम शहरों की बात करें तो शहरों में क्या होता है, आपको हर काम के लिए जो है वो दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए जो प्राचीन काल में जो भेद था समाज में, वो आज भी किसी न किसी रूप में पाया जाता है। तो इसलिए जो अतीत है, जो वो सभी वर्ग का, सभी समाजों का, सभी रीति रिवाजों और व्यवहारों का अलग अलग है। इसीलिए जो यहाँ पर टाइटल है, हमारे अतीत, जो दिया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। विजय होता है युद्धों का। ठीक है, मतलब युद्ध में जीत हुई, हार हुई, विजय वैसे जीत होता है। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब जैसे आपको अभिलेख प्राप्त हुआ, अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया है? एक शासक के द्वारा, अशोक के द्वारा। तो इसमें उसने अपने क्या किया है? विजयों का वर्णन भी किया होगा, अपने आदेशों का वर्णन भी किया होगा। तो साधारण लोग जो है वो प्राचीन काल में इस प्रकार के विवरण नहीं रखते थे। ठीक है, लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, तिथियों का मतलब। बच्चों, अब आगे हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इस तरह की कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई के धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2 वर्ष बाद से है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियां ईसवी पूर्व के रूप में मानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। बच्चों, ये जो है तिथियों का मतलब, क्योंकि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि तिथियां इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये तिथियां किस प्रकार से ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां किस प्रकार से ली जाती है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले की तिथियां किस प्रकार से इनकी गणना की जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर के जितना आपका अभ्यास वर्क है वो देखेंगे, और जो आपका बचा हुआ जो चैप्टर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप जो है इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट, उन दोनों को रिवाइज़ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी वीडियो को देखकर लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपकी कोई भी समस्या है चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।